पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी और दमदार ओपनिंग के लिए तैयार हो जाइए। इस बीच बैंक ऑफ जापान की तरफ से खबरें जो आती दिख रही है, आज जो बैठक थी उन्होंने अपनी पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। मॉनेटरी पॉलिसी जस की तस रखी है, तो वहां से कोई संकेत खराब तो है नहीं। 1.5% ऊपर है निक्केई यानी कि जापान के बाजार। 80 लाख करोड़ येन उनका जो हर साल सिस्टम में डालने का, जिसको हम ना मार्केट की भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी देना, क्वांटिटेटिव ईजिंग करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी नकदी सिस्टम में रहे, जिससे कि कहीं कोई नकदी की समस्या ना हो, वो बैंक ऑफ जापान जो कर रहा है वो करता रहेगा, ये उनका कहना है। अब आइए एसजीएक्स निफ्टी पर 67 पॉइंट के आसपास की तेजी यहां दिख रही है। ये एसजीएक्स निफ्टी भी 7800 के पार निकल नहीं रहा है। अच्छा, कल हुआ क्या कि एसजीएक्स निफ्टी में जो कुछ भी प्रीमियम थी वो पूरी खत्म हो गई, जीरो। 20 पॉइंट की प्रीमियम घटकर जीरो रहेगी, तो आप उसे समझ सकते हैं कितनी मंदी की पोजीशन ट्रेडर्स ने बनाई। अब आज प्रीमियम अगर थोड़ी बहुत 10-12 पॉइंट की भी बन जाए, तो इसका मतलब साफ है कि आप 7775, 7780 के आसपास खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ खुल चुके हैं प्री ओपनिंग सेशन में बाजार। देख लेते हैं कैसी टिक्स आ रही हैं। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 35 अंक ऊपर निफ्टी है। ये है पहले भाव जो आते दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मजबूत क्या है? टाटा मोटर्स, केन इंडिया जैसे शेयर, लेकिन 1-2% की मजबूती। रुपया थोड़ा रिकवर हुआ है क्योंकि कल डॉलर सब जगह कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 100 के पार नहीं निकल पाया। 66.29 के मुकाबले में 66.10, तो लगभग 20 पैसे की मजबूती रुपए में बनी है। तो करेंसी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है। 2 दिनों से हम 66 के नीचे ही बंद होते देख रहे हैं रुपए को। खराब ही प्रदर्शन है। आज थोड़ी रिलीफ, राहत की बात रुपए से दिख रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से ही बात करते हैं, वो स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है। एक स्टॉक थोड़ा अलग हटके है, मनपसंद ब्रूरीज। रजत ये बताएं, बेवरेजेस, ये हाँ शराब बनाने वाली कंपनी कुछ और होती है। बिल्कुल। ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, ये लीकर वाले बिजनेस में नहीं है। मनपसंद बेवरेजेस, ये हाल ही की नई लिस्टिंग है। और कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहां पर दमदार खरीदारी की है 370 रुपए के आसपास। रजत, बहुत ज्यादा लंबे चार्ट्स तो शायद आपके पास होंगे नहीं, क्योंकि लिस्टिंग हाल ही में हुई, शायद कुछ हफ्ते हुए हैं, लेकिन 370 रुपए में एक बड़ा फंड खरीदारी कर रहा है। स्टॉक में क्या मौका है, क्या तेजी करने का आपके हिसाब से? देखिए, जहां तक टेक्निकल्स का सवाल है, 2 नवंबर 2 से लेके आज तक ये डाउन ट्रेंड में है और नीचे ही जा रहे हैं। अब ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है डाउन 5, 8, 13, और इसलिए मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि इसमें कोई खरीदारी किया है, ठीक है, लेकिन कल भी तो ये अपना लो पे ही बंद किया ना। 370 पे लो था, 370 पे बंद किया। जो बाइंग आप बोल रहे हैं उसका बाजार में कोई असर पड़ा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसमें यही कहूंगा कि एटलीस्ट आप इसको टेक्निकल रूप में कल का जो हाई था 385 से 390 के बीच में जो सप्लाई जोन है उसी को पार करके ऊपर सस्टेन करने से ही फिर खरीदारी करने का सोचिए। नहीं तो एक चीज देखिएगा कि 385 अगर पार नहीं कर पाए तो आपने फंसे हुए हैं तो निकल जाइए। चलिए, ये है फिलहाल राय मनपसंद बेवरेजेस। यहाँ पर प्री ओपन सेशन में खुला तो अच्छा था, लेकिन अब अनिल देखिए 16% की गिरावट देखने को मिली है। तो जो कंटिन्यूअस सेशन होगा 9:15 बजे के बाद वाकई में देखेंगे यहाँ पर क्या रुझान आता है। लेकिन कुछ शेयर हमने आपको बाजार खुलने से पहले 7:30 बजे बताए थे कि कहां पर आज एक्शन रहेगा। स्टॉक 2020 में हमारे दोनों ही कैप्टन्स ने कैसी टीम चुनी, कौन से स्टॉक्स पर आज भरोसा दिखाया है, तेजी या फिर मंदी का, देख लेते हैं। पूरी टीम में देखिए, पोन्नी शुगर्स खरीदारी की सलाह है। अत्यंत कैपिटल ने इसमें 1.5 लाख शेयर फिर खरीदे 200 के भाव पे। रेडिंगटन इंडिया, आईफोन की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स हुई उसका फायदा होगा। अडानी पोर्ट शेयर प्लेस के इसलिए शॉर्ट करें। ओएनजीसी की सब्सिडरी में कुवैत पेट्रोलियम एक स्टेक ले रहा है, उसका बड़ा फायदा होगा। वहीं दीपक फर्टिलाइजर और आरसीएफ में गैस की मार्केटिंग मार्जिन कम होने से दबाव कम होगा और इसको फायदा होगा। रैमको सिस्टम्स एक और डील की है 4 सिस्टम्स के लिए, उसका बड़ा फायदा होगा। एमटेक ऑटो जर्मन यूनिट बेचने के लिए मैंडेट किया है, उसका एक फायदा होगा। गेल मार्केटिंग मार्जिन का जो फायदा फर्टिलाइजर को होगा उसका नुकसान गेल को होगा, इसलिए बिकवाली करें। और वहीं स्पाइस जेट में फ्रेश बाइंग के संकेत है, इसलिए खरीदारी करके चलें। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर ज्यादा फोकस आज फिर से खरीदारी पर है और कुछ इंटरेस्टिंग थ्रेड्स हैं।
मनपसंद और प्रभात डेयरी रीसेंट आईपीओस थे, दोनों हमें पसंद आ रहे हैं रीसेंट करेक्शंस के बाद खरीदारी करने के मौके ढूंढने। कल हमने रेलवे स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, आज भी लगता है हमें वो पॉकेट अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आज डिफेंस स्पेस पे हमें लगता है खासतौर पर तवज्जो देना चाहिए। जिस तरह का रीसेंट करेक्शन है, जिस तरह से ग्लोबली डिफेंस कंपनी में खरीदारी है, और अब बजट से पहले पोजिशनिंग शायद होती हुई नजर आए। प्रीमियर एक्सप्लोजिव, पुंज, लॉयड और पीपा ऑफ डिफेंस, उस कड़ी में सेवरल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो रिसेंट यूएस में करार हुआ है इस कंपनी का, वो बड़ा इंकरेजिंग है। जीआईपीसीएल पावर स्पेस पे हमारा फोकस, एक बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी, तगड़े डीआईएस की तरफ से एक्सपोजर और लगातार जो स्टेक बढ़ा रहे हैं, हमें लगता है इस कंपनी को रडार पर रखना चाहिए। और फाइनली 3 ऐसे स्टॉक्स जहां पे बिकवाली करें, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट करें शायद वीकनेस होगी, लेकिन अगर बाजार उछलता है तो ऊपरी स्तरों पर फिर बिकवाली इनिशिएट करें। एनसीसी, रिलायंस इंफ्रा और स्ट्राइड्स आफोलैब। तो ये सारे टॉप ट्रेडिंग कॉल्स स्टॉक 2020 के कैप्टन्स के द्वारा आपके लिए आज के सेशन में। एमटेक ऑटो, रजत चार्ट देखिए जरा, क्या दिख रहा है? खबरें तो आ रही है, कर्ज कम करना है, इनको चुकाना है, कर्ज को लेकर इतने सवाल उठे हैं। जर्मनी में इन्होंने एक टेक ओवर किया था, टेक फोर करके एक कंपनी है, अब उसमें हिस्सेदारी बेचने की योजना। पिछली बार हमने मैनेजमेंट से बात की थी हमारे चैनल पे, उन्होंने कहा भी था कि हम विदेशी सब्सिडरी जितनी है उनमें कुछ न कुछ बेचेंगे, पैसा आएगा, चुकाएंगे बैंकों को। आज ये खबर आ रही कि जर्मनी की सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है इनकी, उस पर विचार चल रहा है, काम चल रहा है। उछाल होगी क्या, होगी तो कितनी होगी, और फिर ऐसी उछाल में क्या किया जाए एमटेक ऑटो जैसे शेयर में? देखिए, उछाल होगा कि नहीं बोलना भारी मुश्किल है। एटलीस्ट टेक्निकल रूप से इसमें कोई संकेत नहीं है, ये इतना फ्लैट है कि इसमें कुछ होगा। हो सकता है आप अगर उछल ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज के कारण पोजीशन लेना मांगता है तो जो चीज करना चाहिए, यू शुड बी डूइंग ट्रेड मैनेजमेंट। 38 के नीचे स्टॉप लगा के, इसमें उसके पहले कोई टेक्निकल स्टॉप नहीं होता है। 38 के नीचे स्टॉप लगा के आप उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज जो है 53 पे, उसी के आसपास दौड़ेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इसमें जब मूव आता है ये कोई परसेंटेज गेन वे नहीं मानता है। ऊपर चलता है और नीचे जब जाता है तब तो आप देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है। तो आई वुड, इफ आई वांट टू टेक अ पोजीशन, आई वुड डू अ ट्रेड मैनेजमेंट, पुटिंग अ स्टॉप लॉस बिलो 38 एंड टेक अ मिनिमल एक्सपोजर टू स्टार्ट विथ। उसके बाद में अगर ऊपर वो जाता है तो ठीक है, ऐड करेंगे। चलिए, 38 का स्टॉप लॉस लगाना काफी अहम है और 53 तक जा सकता है, रजत ने कहा इस खबर पर। आज देखिए वो प्री ओपन सेशन में परसेंटेज टर्म में उछाल दिख रहा है, ₹2.5 ही ऊपर वो शेयर दिखा है। कौन से दूसरे ट्रेड्स हैं जिस पर आज आप मौका है पैसे कमाने का? पूजा हमारे साथ है। पूजा बताइए, जानकारों से आपकी बात हुई है, किन शेयरों पर इनकी राय है, क्या चुना है? जी, बड़े निफ्टी काउंटर पर रुझान है और इनका मानना है कि आज भी निफ्टी काउंटर्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है और चौतरफा बिकवाली की कॉल्स निकल कर आ रही है। शुरुआत पहले कॉल से करेंगे। बुनाजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा ने भेड़ में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि 1 से 3 दिनों में एक कमजोरी देखने को मिल सकती है। 167 तक के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। इसके अलावा ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया ने हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली करने की राय दी है। चार्ट्स पर काफी नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है और अगले 2 दिनों में क्या मानना है कि 2510 तक के लेवल्स तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंद्रनाथ बिस्वास ने रिलायंस कैपिटल में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि 381 के लेवल्स तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी बेयरिश हैं, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। तीनों ही कॉल्स में आज जानकार कमजोरी की राय दे रहे हैं। रजत, तीनों एक्सपर्ट की राय बिकवाली की है। अब ये बताइए, आप भी बिकवाली की राय देंगे या फिर ये एसजीएक्स निफ्टी देखकर आज खरीदारी का मूड है आपका? आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं? आपकी सिस्टर चैनल पे बिकवाली की राय दिया है, आपके यहाँ पे खरीदारी का राय दे देते हैं। दो तरफा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है रजत, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको दिख रहा है बिकवाली तो बिकवाली की राय दीजिए। नहीं, हम खरीदारी का ही राय देंगे। मुझको बजाज हिंदुस्तान अच्छा लग रहा है। हमको लगता है कि कोई भी डिप में 20 रुपया 90 पैसा का स्टॉप लॉस मान के आप खरीदारी कर सकते हैं। 22 रुपया 70 पैसा, 23 रुपया 30 पैसा। एक्चुअली बजाज हिंदुस्तान का जो चार्ट पैटर्न है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में 26 रुपया तक एक मूव तो जरूर देगा। उसी के चलते आप यहाँ पे खरीदारी करके उसको रख भी सकते हैं और इंट्राडे या 2 डे ट्रेड के मान के 23 रुपया 30 पैसा, 23 रुपया 50 पैसा का टारगेट में इसमें खरीदारी भी कर सकता है। दूसरी काउंटर जो मैंने चुना है बाई करने के लिए वो है सन फार्मा। ग्लेनमार्क इज द ऑब्वियस विनर। ये अगर जो
अगर चैंपियनशिप खेलेंगे और ये दोनों अगर वारिंग पार्टीज है तो ग्लेनमार्क इज द विनर। बट ग्लेनमार्क में सभी लोग बाई कॉल दे रहे हैं, लेकिन मुझको लग रहा है कि ग्लेनमार्क तो चलेगा ही, वो 1000 रुपये तक जा सकता है, लेकिन ये सन फार्मा जो है ये भी चल सकता है। और इसमें 759, 764, 770 ये तीनों टारगेट मान के और 747 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे अगर स्टॉप लगा के आप खरीदारी करेंगे तो मेरे भरोसा है कि ये भी एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देगा। चलिए, तो सन फार्मा में खबर है, ग्लेनमार्क में खबर है, और खबर यही है कि टेवा का जो बिजनेस है उसको खरीदने की दौड़ में ये कंपनियां आगे है सिप्ला के साथ। एक स्टॉक गेल पिछले 2 दिनों से जबरदस्त तेजी में है। नितिन, आपकी राय लेना चाहता हूं। आज खबरें थोड़ी नेगेटिव है गेल के लिए, और वो ये कि सरकार जो है ना एलपीजी और यूरिया कंपनियां जो हैं इनको जो गैस बेची जाती है उसके मार्केटिंग मार्जिन है ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब गेल के लिए खबर तो नेगेटिव है। क्या कहीं ये 2 दिनों में अच्छी तेजी दिखाने के बाद गेल का 7 दिन का चार्ट दिखा देते हैं आपको, तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरह की तेजी है। कुछ ऐसे लेवल पर आ गया है जहां पर शॉर्ट करना सेफ है। क्या मंदी हो सकती है गेल में आज? देखिए जी, मंदी होनी चाहिए क्योंकि इसमें अनवाइंडिंग प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10-15 दिनों में 22% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और 22% में मेजर जो बिल्डअप हुआ है वो अभी 280 से 308 की जो रैली हुई है इसमें मेजर बिल्डअप हुआ है। यानी जिसने भी नीचे के लेवल पे बाई किया वो प्रॉफिट में है, और अगर नेगेटिव न्यूज है कुछ तो उसके कारण इसमें अनवाइंडिंग आएगा। तो अनवाइंडिंग के कारण मुझे लग रहा है कि इसका जो नीचे का लेवल है करीब 290 तक स्टॉक फिसल सकता है, 17-18 रुपया। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट भी खुलता है या थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है 320 का। 320 का स्टॉप लॉस रख करके आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर अगर स्टॉक नीचे खुले 305 के नीचे खुलता है तो उस केस में 311-12 का स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं, और टारगेट आपका 290 से 285 तक के हो सकते हैं। ऐसा ही एक शेयर मेरी नजर में है, वो है इन्फोसिस, लेकिन यहाँ पर तेजी नहीं। पिछले कुछ दिनों में लगातार बिकवाली का ही दबाव देखने को मिला है। आज ऑफ कोर्स वो प्री ओपन सेशन में संकेत मिल रहे हैं कुछ तेजी आएगी। यहाँ पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या और टूट सकता है? देखिए, स्टॉक पिछले 7 दिनों में 6% टूटा है और इस पूरे महीने में 10% से ज्यादा की गिरावट इसमें नजर आई है। नितिन, देखिए हर्षदा, ऑलरेडी काफी ज्यादा सेलिंग आ चुकी है। अगर आप पूरा आईटी पैक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में इन्फोसिस में सेलिंग आई है, बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट टर्म्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिल्डअप अभी रिसेंटली हम लोग टीसीएस में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। टीसीएस में शॉर्ट बिल्डअप अभी काफी ज्यादा है, एक्सपायरी से अभी तक 13-14% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप उसमें दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस से बेटर यहाँ पे टीसीएस में एक शॉर्ट बेट लेनी चाहिए, और वहां पे गिरावट में टारगेट आपको करीब 2320 से लेके 2310 तक के हो सकते हैं। और अगर आज उछाल कुछ मिलता है स्टॉक में, और अगर स्टॉक आपको करीब 2370-80 के आसपास बेचने का मौका मिले तो 2420 का स्टॉप लॉस रख के 2310-2320 का टारगेट आप इस एक्सपायरी में रख सकते हैं। ये जो आईटी कंपनियों के हालात अचानक बिगड़े हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम, कितनी चिंता हो रही है इन स्टॉक्स को लेकर? मार्जिन 3rd क्वार्टर में भी दबाव में रहेगा, इन्फोसिस ने साफ संकेत दिए हैं। शायद ऐसा ही प्रेशर बाकी कंपनियों पर भी आए, क्योंकि अगला क्वार्टर तो वैसे भी एक और कमजोर क्वार्टर रहता है। आई थिंक लास्ट 10-15 दिन में जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज आई और फिर उसके चलते यहाँ पर पहले विश्वास को लेकर थोड़ी बहुत चिंताजनक हुई थी, उसके बाद कल इन्फोसिस मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई कॉशियस व्यू आई थी। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत दबाव है, लेकिन मेरा मानना है कि जहां पर हम यूएस रिकवरी की बात करें, जहां पर इतने सारे रेट है की बात करें, और ऑब्वियसली इसका से आप इंटरप्रिटेशन करें तो ऑब्वियसली यूएस में एक रिकवरी की डेफिनेटली एक संकेत है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए शायद यहाँ पर नियर टर्म में थोड़ी बहुत वीकनेस डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर और जहां पर डॉलर की भी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आई थिंक बाइंग डिप्स डेफिनेटली करनी चाहिए। और यहां पर हो सकता है 3rd क्वार्टर में भी थोड़ी बहुत यहां पर स्लगिश परफॉर्मेंस आए, लेकिन आई थिंक शायद एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है और ये सब थोड़ी बहुत और करेक्शन है, तो आई थिंक एक बार खरीदारी करके चलनी चाहिए। रजत जी, चार्ट्स देखिए टानला सॉल्यूशन के, और खबर यह है कि कल बोर्ड बैठक हुई है और उसमें लगभग 1 करोड़ शेयर प्रमोटर्स को दिए जा रहे हैं, ये खबर आई है। प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, और मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि मेरे को याद है थोड़े दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मैं इसका भाव 20-22-25 रुपए के आसपास देखता था। 3 महीने का चार्ट आपके सामने रखते हैं, अंदाजा लग जाएगा कैसी तेजी हुई 3-4 महीनों में। 3 महीनों में नहीं, थोड़ा और लंबा देख लेते हैं, 6 महीने के आसपास का, लेकिन अच्छी तेजी मेरे को याद है। हाँ देखिए, 6 महीने में 100%। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है तो अब 6 महीनों में दुगुना हो गया, क्या यहां से भी बढ़ेगा क्या?
देखिए, इसका चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि इसमें बढ़ने की संकेत अभी भी है। और वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखेंगे तो ये लंबा बेस, बहुत दिनों का लंबा बेस फॉर्मेशन के बाद में अभी वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी गुना बढ़ चुका है और दिखा रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है। आपने बता रहा है कि प्रोमोटर ने खरीदारी किया है। इस लेवल पे फंडामेंटल्स का कोई आइडिया इस कंपनी के बारे में मेरा नहीं है, लेकिन सिर्फ टेक्निकी रूप से ये मैं बोल सकता हूं कि जब प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा हो रहा है और चार्ट का पैटर्न भी बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, तो इसमें खरीदारी किया जा सकता है। आप अगर खरीदारी करेंगे तो फिलहाल 28 के नीचे स्टॉप लगाइए। दैट वुड बी अबाउट अ 25% काइंड ऑफ अ स्टॉप, अ लिटिल ओवर दैट। उसको स्टॉप मान के आप इसमें खरीदारी करिए। ऊपर में 45-47 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, चलिए अब बाजार खुलने की तैयारी में कंटिन्यूस सेशन में प्री ओपनिंग सेशन बता रहा है 157 ऊपर है पॉइंट, सेंसेक्स ऊपर है, 57 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। 7,800 के थोड़ा सा नीचे खुलेंगे हम, लगभग 12 पॉइंट नीचे। मिड कैप शेयर भी मजबूत होंगे। बैंक निफ्टी 130 अंक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है 16,950 के आसपास। खबरों वाले शेयरों में ही एक्शन रहेगा। शिम्बावली शुगर यहां पर 24 तारीख से डीमर्जर की खबर आ रही है, इसको भी एक्शन में दिखा है। पहली टिक 170 अंकों की मजबूती के साथ है सेंसेक्स पर। निफ्टी पर मजबूती बनी है 55 अंकों की। ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार, दमदार शुरुआत। केन इंडिया 3% ऊपर, हीरो मोटो को 0.2% ऊपर, 11% की बढ़त दिखी है बिक्री में। साल दर साल त्योहारी सीजन में 10 लाख गाड़ियां बेच दी इन्होंने, उसका फायदा। वेदांता पॉजिटिव खबर जैसा हर्षदा भी बता रही थी। मारुति, बजाज ऑटो, तो ऑटो शेयरों में जबरदस्त तेजी है आज। हीरो मोटो, तीनों ही ऑटो शेयर अच्छी तेजी में है। फाइनली आज रिलीफ रैली है इन्फोसिस के लिए, एचसीएल टेक के लिए। पिटने के बाद आज थोड़े हरे निशान में लौटे हैं। थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है यहां पर इस वक्त। डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा मजबूत बन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है, येस बैंक ऊपर है। जो पिटे हैं वही ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो केन इंडिया है 3.25% की मजबूती के साथ। गेल, जिसकी बात हम कर रहे थे कि मार्केटिंग मार्जिन पर थोड़ा दबाव बन सकता है, ये 1% नीचे। वायदा कारोबार के स्टॉक देख लें फटाफट, कहां पर एक्शन है। केन तो मजबूत है ही। जीएमआर इंफ्रा कल की 9% की तेजी को आगे बढ़ा रहा, आज भी 2.5% ऊपर है। अदानी पावर 2% ऊपर है। एसकेएस माइक्रो जैसे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर तेजी में। हेवल्स पर नजर रखिए, कल 9-10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था इस स्टॉक में और 2-2.5% की तेजी हुई थी। आज फिर से तेजी की पोजीशन यहां पर बनती हुई दिख रही है हेवल्स की काउंटर में। कमजोर क्या है कोई खास नहीं, 0.5% नीचे मुश्किल से गेल और आईजीएल है, तो कोई खास असर है नहीं कमजोरी वाले शेयरों पर, किसी की नजर है नहीं। 175 अंकों पर सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती, 52 अंकों की। मिड कैप इंडेक्स को देखिए 1% मजबूत है, अच्छी तेजी होती दिख रही चौतरफा बाजार में। और बैंक निफ्टी भी 100 अंकों पर। हर्षदा, आपकी नजर कहां है? मिड कैप शेयरों में अनिल कुछ आउट परफॉर्मर्स आपके लिए सबसे पहले हाजिर करेंगे। इंडेक्स 100 पॉइंट लगभग ऊपर खुला है। एमटेक ऑटो देखिए 6% ऊपर, जैसे मैं आपको बता भी रहे थे कि कंपनी अब अपने विदेशी सब्सिडरीज में कुछ हिस्सा बेचेगी। जर्मनी में टेक 4 में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है, 6,000 करोड़ रुपए वहां से मिल सकते हैं। तो स्टॉक 7% ऊपर है। कंपनी की कोशिश अपने डेट को कम करने की। तानला सॉल्यूशंस जो पिछले 6 महीनों में 100% से ज्यादा के रिटर्न दिला चुका है, हमारे जानकार कह रहे हैं कि यहां पर और भी तेजी आएगी। इसमें मजबूत शुरुआत हुई है, 5% ऊपर खुला है वो शेयर। यहां पर अच्छी खासी बढ़त आती हुई। साथ ही देखिए कुछ और शेयरों में कौन से काउंटर्स आगे बढ़े हैं। तो नितेश एस्टेट 3.5% ऊपर है। लैंडको इंफ्रा जैसे काउंटर्स में फिर तेजी बनती हुई दिखाई दी। वैसे भी सरकार ने कल साफ संकेत दिए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सबसे पहले वो तवज्जो दे रहे हैं, वहां पर और भी निवेश होता हुआ दिखाई देगा। तो इन कंपनियों में काफी ज्यादा जोश आया है। रियल्टी कंपनी में नितेश एस्टेट में कुछ तेजी आई है। वॉल्यूम एक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिए परसेंटेज टर्म्स में नितेश एस्टेट्स में 3.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। दूसरे कुछ शेयरों में आरसीएफ में कुछ तेजी 48 पर ट्रेड कर रहा है शेयर, 2.5% ऊपर है। पीसी जूलर 2.5% ऊपर है। एनआईटी टेक्नोलॉजीज, जीवीके पावर एंड इंफ्रा ये शेयर है जहां पर हमने देखा है शुरुआत अच्छी रही है, मजबूत रही है। इरोस इंटरनेशनल आज फिर से तेजी का ही रुझान पकड़ा है, 3.5% ऊपर इस स्टॉक में चाल आई है मजबूती की। ग्लेनमार्क देख लेते हैं, 1% ऊपर है। साथ ही साथ यहां पर कुछ और काउंटर्स जिनमें हमने देखा है काफी वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें पुंज लॉयड भी आपके लिए हाजिर करेंगे, क्योंकि खुलते ही 85,000 शेयरों का कारोबार एक एक्सचेंज पर होता हुआ और ऐसे वॉल्यूम्स पुंज लॉयड में आजकल बहुत कम ही दिखते हैं। तो यहां पर कुछ तेजी जरूर बनी है। हालांकि बिकवाली का दबाव, पारसना डेवलपर्स,
स्वराज इंजिन्स जैसी छोटी कंपनियों में आता हुआ दिखाई दिया है। और आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली है। शुगर शेयरों की, चीनी शेयरों की मिठास बरकरार है। शिम्बावली शुगर 10% का ऊपरी सर्किट, लेकिन यहां पर एक सावधानी ये बताना जरूरी, क्योंकि 24 तारीख से इसकी ट्रेडिंग बंद होगी कुछ समय के लिए। इनका एक स्प्रिट्स वाली जो इनकी स्प्रिट्स का कारोबार जो करती है इनकी कंपनी, उनके साथ मर्जर होने वाला है, तो ये बड़ी तेजी दिखा रहा है। लेकिन याद रहे कि 24 तारीख से कारोबार, 23 तारीख तक ही कारोबार है, तो उसके बाद वापस होगा लिस्ट, कब होगा पता नहीं, तो वो ध्यान रखें आप जब खरीद रहे हैं। देखिए, इसीलिए देखिए आप बोलते ही 5% नीचे आ गए, 10% का ऊपरी सर्किट था, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो कि आपके लिए लंबी समय के लिए पोजीशन रखने की जरूरत हो जाए। इसके अलावा राणा शुगर, मवाना, ये ऊपर अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, आज 2 शुगर कंपनी के सर्किट फिल्टर में बदलाव हुआ, श्री रेणुका और पोनी शुगर ही, जहां पर 20% से सर्किट फिल्टर 10% कर दिया। पोनी शुगर में कल एक फंड ने 1,60,000 शेयर भी खरीदे थे 200 रुपए में, तो पोनी शुगर 3% ऊपर है, रेणुका में भी एक अच्छी तेजी। तो शुगर शेयरों की अच्छी चाल अभी भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, यहां पर मजबूती, ये अपना म्यूचुअल फंड का कारोबार बेचने की तैयारी में कह रहे हैं कि 660 करोड़ के आसपास का उसका वैल्यूएशन हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है इस कंपनी के लिए। रेडिंगटन, ये एप्पल के आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचती है हिंदुस्तान में ये कंपनी, और बोल रहे हैं कि बड़ी रिकॉर्ड सेल्स हुई है, उसका फायदा दिख रहा है। 4% की मजबूती रेडिंगटन के शेयर में आज बनती हुई दिख रही है। तानला का जिक्र आपने किया ही, हर्षदा की अच्छी मजबूती वहां पर हो गई। गोल्डन टोबैको, ये सिगरेट वाले शेयरों में पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी बनी थी, कल कमजोरी हुई और अब आज फिर से थोड़ी रफ्तार आती हुई दिख रही है, ये शेयर मजबूत है। इरोस कल ऊपरी सर्किट पर, आज फिर से अच्छी तेजी के साथ खुला है, तो वहां पर मजबूती बरकरार है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन के लिहाज से आपके लिए। बाजार निफ्टी की रेंज बताता हूं आपको सुबह सुबह क्या रही है फटाफट। ऊपर का लेवल है 7792 और नीचे का लेवल है 7771, यानी कि 20 पॉइंट की रेंज में अब निचले स्तरों की तरफ निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। नितिन, पहली राय आपसे, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड क्या करना चाहिए? जी अभी 7776 का फ्यूचर का रेट है, 7740 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार इंट्राडे के लिए बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 7820, 7830 तक का इंट्राडे में भी आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में जो अभी 16904 के आसपास का रेट है, तो हम लोग 16840 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसमें 100 से 150 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में भी यहां से बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, कुछ मूड तेजी का बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, बाउंस बैक जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एमटेक ऑटो के साथ साथ इनकी जो ग्रुप कंपनी है कैस्टेक्स में भी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। सुब्रमण्यम जी, इन दोनों ही शेयरों पर आपकी राय लूंगी, क्योंकि कंपनी कोशिश कर रही है डेट कम करने की, दूसरे बिजनेसेस बेचेंगे, पैसा आएगा, वो कर्जदारों को देंगे, लेकिन निवेशकों के लिए अब क्या सलाह होगी? क्या इस उम्मीद में कि कंपनी में कुछ टर्न अराउंड आएगा, शेयर खरीदे, या फिर अगर फंसे हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं है निकलने का? हर्षदा, आई थिंक अगर हम इस पूरी ग्रुप की बात करें तो ऑब्वियसली जो एग्रेसिव स्टांस इनकी रही है लास्ट काफी सालों में, ऑब्वियसली काफी अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन एक ही आई थिंक हर एनालिस्ट का ही यहाँ पर एक कंसर्न था कि एक हाई डेट लेवल की वजह से यहाँ पर शायद आने वाले टाइम पे, और वही देखने को मिला है, यहाँ पर काफी बॉटम लाइन में असर देखा है, नेगेटिव हुआ है ये। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी इट्स टू अर्ली, यहाँ पर जो भी उन्होंने जर्मन सब्सिडरी जो बिकवाली की बात कर रहे हैं, आई थिंक कुछ 5-6 हजार करोड़ की यहाँ पर रियलाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल डेट का कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो भी काफी कम हो सकता है आई थिंक, और ऑफकोर्स थोड़ी बहुत राहत डेफिनेटली मिलेगी। तो आई थिंक अभी भी आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस व्यू में यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि अभी भी एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, और मेरा मानना है कि शायद अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम वेट करना आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। ओके, और इस बीच डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए। गिरावट आती दिख रही है, दिन का चार्ट ऊपर खुलने के बाद स्टॉक तेजी से फिसलता है, किसी तरह की जांच के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, ये खबरें आ रही है। हर्षदा, कुछ और डिटेल्स हैं अनिल? और ये जांच होगी कि यहाँ पर किसी तरह के वायलेशन हुए हैं फेडरल सिक्योरिटी लॉ में। हाल फिलहाल ही कंपनी ने संकेत दिए थे कि कुछ जांच कंपनी के प्लांट्स में होती हुई दिखाई देगी। वो यूएसएफडीए की थी, पर ये मेरे ख्याल में फेडरल सिक्योरिटी लॉज, ये भी मुझे लग रहा है यूएस का ही मामला है।
क्योंकि एक लॉ फर्म की ओर से ये जानकारी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे आपके लिए, ढूंढेंगे, क्योंकि वायर्स पर सिर्फ ये 2 जानकारी मिल रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कहां पर। मेरे ख्याल से चार्ट पर बहुत ही कमजोर है। ये बीच में पिछले हफ्ते मुझे याद है कि दिवाली के बाद शुक्रवार वाले ट्रेडिंग सेशन में इसने थोड़ी बढ़ने की कोशिश की थी, सोमवार को भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो ढीला हुआ है वापस से 3500 के आसपास जाकर, ये परफेक्ट शॉट है नितिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। डॉक्टर रेड्डीज देखिए, जो शॉर्ट पोजीशन इसमें कट नहीं रही है, एक्सपायरी से अभी तक 50% का ओआई एडिशन है। अगर पूरे F&O स्टॉक्स में देखें तो वन ऑफ द ऐसा स्टॉक है जिसमें ओआई एडिशन काफी ज्यादा है, और इस लेवल पे गिरने के बाद भी अभी भी वो ओआई जो बिल्डअप है वो आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट सेलर है वो यहाँ पे घबरा नहीं रहे। इनफैक्ट जो शॉर्टिंग हुई है वो 4000, 39 और 38 के रेंज में काफी शॉर्टिंग हुई है। अभी रेट तो 3300 तक के आसपास का है, तो एक प्रेशर रहेगा और पॉसिबल है कि ये नीचे 3200 से लेके 3100 की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। लेकिन ये जो मामला है अनिल, वो गंभीर लग रहा है, क्योंकि ये यूएसएफडीए का मामला नहीं है जैसे आप कह रहे थे। ये मामला ये है कि कंपनी पर किसी तरह की तहकीकात हो रही है। ये स्वीडिश कंपनी है, लेकिन ये जो जानकारी आई है ये लॉस एंजलिस के किसी पेपर में निकल कर आई है कि एक इन्वेस्टिगेशन, एक तहकीकात चल रही है। कुछ स्टेटमेंट्स डॉक्टर रेड्डीज ने सामने रखे हैं जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिसलीडिंग है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रह सकता है। कुछ गलत चीजें उन्होंने उस स्टेटमेंट में डाली हैं और उसी पर ये जांच हो रही है। इसलिए ये फेडरल सिक्योरिटी लॉ वाला मामला है और ये भारी पड़ सकता है। देखिए, वो स्टॉक अब 2% की गिरावट दिखा रहा है। यूएसएफडीए का एक्शन आना एक अलग चीज है। वो हर फार्मा कंपनी के लिए वो तलवार लटकी रहती है कि कभी भी यूएसएफडीए का कोई भी लेटर आ जाए, वार्निंग आ जाए, एक्शन हो जाए, प्लांट बंद करने की बात कर दे, दवाओं को मना कर दे कि मत बेचिए, वो हर कंपनी के साथ रिस्क है। लेकिन अकाउंटिंग पर सवाल उठाना थोड़ा सा, कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ पाई गई है, और शायद ये इनके सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर हो, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर ट्रेड होता है। तो यहाँ पर क्लियरली कोट किया गया है कि NYSE में ये कंपनी लिस्टेड है और वहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशन चार्ट्स पर भी ले रहा है। रजत, कितनी कमजोरी और हो सकती है? अहम लेवल क्या है, या फिर यह स्टॉक आपको ओवरसोल्ड दिख रहा है क्योंकि कई दिनों से गिर तो रहा है? देखिए, जब कोई काउंटर ट्रेंडिंग हो जाता है उसमें ओवरसोल्ड रीडिंग तो कभी आ जाते हैं। जैसा नितिन ने कहा है कि इसमें शॉर्ट सेलर्स की कोई डर ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये जो 3253 का लो बनाया था 11 नवंबर के दिन, उसको दोबारा टेस्ट करेगा और हो सकता है इसके नीचे भी जाए। ये मुझको 3000 रुपया भी चला जाए तो कोई दैट आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज, क्योंकि प्रोजेक्शन तो वहीं तक आता है। और ये जो कहा है आपने, इसमें से एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बन सकता है कि यू आर इवन मिस रिपोर्टिंग। इफ दैट इज द फैक्ट देन इट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। और उसके चलते अभी शॉर्ट्स जो है वो और चेष्टा करेगा पोजीशन बढ़ाने का, और इसमें ओवरसोल्ड होते हुए भी कोई बार्गेन हंटिंग करना नहीं चाहिए। चले, बार्गेन हंटिंग ना करे। कितनी भारी पड़ सकती है इस तरह की डेवलपमेंट कंपनी पर, सुब्रमण्यम साहब? मतलब अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो ऐसे ऐसे अब खबरें जब आती है, ऑब्वियसली यहाँ पर काफी यहाँ पर रिस्पॉन्स के ऊपर है आई थिंक यहाँ पर, और ये कब तक चलेगा बोलना मुश्किल है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी एफडीए की कंसर्न्स है और डॉक्टर रेड्डी के ऊपर, और यहाँ पर ऑलरेडी हम 800,000 रुपए लुढ़के हुए देखे, तो आई थिंक नियर टर्म कंसर्न्स डेफिनेटली है। और मेरा मानना है कि शायद एक चिंता का विषय, क्योंकि ऐसे भी और एक एलिगेशन आई है और जैसे अभी ऑलरेडी रिएक्शन देख रहे हैं और ये कितना नेगेटिव जाएगा कहना मुश्किल है। तो शायद एक बॉटम फिशिंग आई थिंक करंट लेवल पे नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसका शायद जो भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आए तब जाके आई थिंक कोई भी खरीदारी का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन कितना, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब भी ऐसी कुछ डेवलपमेंट आती है, इरोस आपको याद होगा कैसे पिटा था वो शेयर। अब डॉक्टर रेड्डीज बहुत बड़ी कंपनी है, तो कितनी संभावना है यहाँ पर क्रैश? आपने एक्चुअली मैं एरोस का ही अगर आप ले तो वहां पर हम आई थिंक कितना आई थिंक ऑलमोस्ट 100-150 रुपए से ज्यादा इमीडिएट रिएक्शन हमने देखे थे। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डी की अगर आप देखें तो और भी 300 कम से कम एक 200-300 रुपया तो डेफिनेटली एक बिकवाली की पूरी एक चांसेस है। और उसके बाद ऑब्वियसली इस मैटर का कैसे और फर्दर डेवलप होता है आई थिंक उसके ऊपर निर्भर है। तो आई थिंक इमीडिएट अगर रिएक्शन देखो तो आई थिंक कम से कम 200-300 रुपए का डेफिनेटली एक गिरावट अभी भी आ सकती है।
और ये इस पर राय डॉक्टर रेड्डीज पर गिरावट 2.25% के आसपास की। इस बीच फार्मा सेक्टर के दिग्गज केवल हांडा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, फोन लाइन पर है। हांडा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये खबर आपने देखी होगी डॉक्टर रेड्डीज की, जहां पर फेडरल सिक्योरिटीज कानून के उल्लंघन को लेकर जांच की बात आई है। कितना गंभीर मामला हो सकता है ये? देखिए, इनके जो प्लांट्स इन्वॉल्व हैं आंध्र प्रदेश में, US FDA अप्रूव प्लांट्स है, तो ये वार्निंग लेटर्स जो इशू हुआ है, तो उससे कम से कम 1-1.5 साल तक प्रोडक्शन आना मुश्किल होगा। ये तो वो US FDA वाला मामला हुआ, लेकिन हांडा साहब ये जो अभी डेवलपमेंट आई है, एक लॉ फर्म है US की, लॉस एंजलिस बेस्ड है, उन्होंने ये जारी किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ एलिगेशंस कंपनी पर लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स इशू किए जहां पर कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो गलत थी, फॉल्स थी और मिसलीडिंग थी। वहीं से कंसर्न उभरा है और फिर जाकर ये फेडरल सिक्योरिटी लॉ का वायलेशन हुआ है। तो ये US FDA वाला मामला नहीं है, ये कुछ और तो मामला ये ठीक है, ये मामला बड़ा सीरियस है। जैसे देखिए कि ये जो मामला होता है ना, फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग, ये मामला बहुत सीरियस होता है। आप देखिए कि रेनबैक्सी का पूरा जो डेटा दिया था वो फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग की वजह से हुआ था और उनको पेनल्टी पड़ी थी $500 मिलियन की। तो ये मामला जो फजिंग ऑफ डेटा बोलते हैं, फ्रॉड ऑफ डेटा, ये बड़ा ही सीरियस एलिगेशंस है। पर मेरे ख्याल से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हम लोग को डॉक्टर रेड्डी का पर्सपेक्टिव लेना चाहिए और एक तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने जो किया गलत है। तो पर ये मामला सीरियस हो सकता है US में। बिल्कुल, और हम कोशिश कर भी रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से बातचीत की जाए, लेकिन इस बीच 4% की तेज गिरावट स्टॉक में होती हुई दिख रही है। हांडा साहब, फर्ज करें अगर ये मामला सही हो, हम उम्मीद यही करते कि ना हो, लेकिन अगर सही निकले तो फिर डॉक्टर रेड्डीज के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है इस मामले को लेकर? ये काफी पेनल्टीज, फाइन्स हो सकती है। उसके अलावा उनके स्टॉक जो लिस्टेड है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम्स तो काफी हो सकती है। तो डिपेंड्स अपॉन द गंभीरता ऑफ द इशू, सीरियसनेस ऑफ इशू। इफ इट इज एन इंटरप्रिटेशन इशू तो इतना सीरियस नहीं होगा, पर अगर फ्रॉड है, फजिंग है, तो मामला सीरियस हो सकता है। जी, स्टॉक देखिए आज भारत में करीब 4% नीचे है, और जो आप कह रहे हैं कि स्टॉक को सस्पेंड किया जा सकता है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होगा, इनके ADR पर लगेगा ये। मतलब अगर मामला बड़ा सीरियस और गंभीर है, अगर वो सीरियस और गंभीर नहीं है और सिर्फ एलिगेशन है, एलिगेशन प्रूव हो और पड़ा पड़े कि अकाउंट्स टोटली मटीरियली फज की गई है, तो मामला सीरियस हो सकता है। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए क्विक एनालिसिस देने के लिए। तो केवल हांडा साहब ये बताते हुए कि अगर ये मामला सही निकले तो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन सही निकले नहीं निकले, बाजार के लिए तो अभी बड़ा हो गया है। 5% नीचे हो गया है डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक, 3200 रुपए के आसपास आ गया। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। रजत, एक बार फटाफट मैं आपसे डॉक्टर रेड्डीज के लिए चूंकि गिरावट और बढ़ गई है, अब लेना चाहता हूं आपसे नए सपोर्ट लेवल कहां है इस स्टॉक के लिए, ये बता दीजिए फटाफट। नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। लेने की बात तो मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, लेकिन मुझे तो खाली ये बता दीजिए कि सपोर्ट लेवल कहाँ है। जो लोगों के पास पड़े हैं वो अब परेशान हो रहे हैं। 3200 भी तोड़ दिया, देखो ये आ गया है 5.5% नीचे। 3310 से लेके 3010 से लेके 3000 इसका सपोर्ट रेंज है। उसी के आसपास आने के बाद में इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। उसी के लेवल पे आए वही आप पहले नजर पे रखिए। हमको नहीं लगता है कि 3010 to 3000 जो सपोर्ट रेंज है उसको इतना जल्दी टूट जाएगा। वो आज पहुंचे या कल पहुंचे, इसी के आसपास ये एक बार टेस्ट करके आएगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोमेंटम बन चुका है। आप लोग जब बात कर रहे थे उसके बाद ही इसमें मोमेंटम बना है। वैसे भी 3000 के नीचे गया तो साइकोलॉजिकली वो लगता है ना कि स्टॉक 1000 रुपए वाली रेंज से नीचे आ जाए तो और वैसा खराब लगता है। चलिए उम्मीद करें 3000 के आसपास इसकी गिरावट थम जाए। फिलहाल 6% का नुकसान है। आप तीनों से विदा लेने का वक्त है। सुब्रमण्यम साहब, नितिन जी और रजत जी, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए आज पहला सौदा में जुड़कर बाजार पर अपनी राय देने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात एक और बताना चाहता हूं आपको, और वो ये कि सिर्फ फार्मा इंडेक्स ऐसा है जो आज लाल निशान में, और वो भी सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज की वजह से। क्योंकि वो स्टॉक अब 6.5%, 7% नीचे आ गया और मुझे नहीं लगा ब्रेक ले लेना चाहिए, तभी रुकेगी शायद। इतना बड़ा झटका था तो ब्रेक ले लेते हैं और बाजार पर नजरें बनी रहेंगी। ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। हमारे साथ आगे कुंज बंसल जुड़ेंगे
उनसे इस शेयर पर बात करेंगे ही, साथ ही दूसरे स्टॉक्स पर भी राय लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस तरह के मार्केट में। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बाजार 135 अंकों पर, सेंसेक्स पर और निफ्टी पर मजबूती 40 अंकों की दिन के निचले स्तरों पर लौटते हुए दिख रहे हैं बाजार। और आप देख सकते हैं 7,767 का एक लो बनाया, उसके बेहद करीब इस वक्त तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है और 7,800 को हम पार नहीं कर पाएंगे, चिंता की बात है थोड़ी सी। और एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग शायद नहीं भी आती, गिरते भी नहीं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का स्टॉक है, वजन रखता है अपना अच्छा खासा और अब वही कमजोर हो गया 6%, तो नेचुरली दबाव तो आएगा ही, थोड़ा तो बाजार गिरेंगे। हालांकि थोड़ा रिकवर हुआ है निचले स्तर से, लगभग 70-80 रुपए डॉक्टर रेड्डी भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, 5%, लेकिन नुकसान अब भी। और एकमात्र सेक्टर फार्मा है जो लाल निशान में, बाकी सब अब भी हरे निशान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और सेंट्रम ब्रोकिंग के CEO कुंज बंसल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बंसल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो आपसे यही लेना चाहता हूं, बाजार का डायरेक्शन क्या लग रहा है आपको? क्या 7,500 पहले दिखेगा या 8,300? जी देखिए, अभी क्या हुआ है कि बाजार में शॉर्ट टर्म में सारे ट्रिगर्स खत्म हो गए हैं, और मैं जब सारे बोलूं तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और मैं उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है तो रिजल्ट्स अभी आ नहीं रहे हैं। ग्लोबली कोई ऐसा फैक्टर इमीडिएट वॉलेटिलिटी वाला बचा नहीं है। ऑफ कोर्स यूएस फेड हाइक का डिसीजन आना है, तो वो जब भी आएगा, अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ी बढ़ाते हैं तो वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अभी दिसंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो मोर और लेस इन लाइन है। हमने पिछले हफ्ते में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देखा जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नेगेटिव रहा है। CPI WPI लार्जली कंट्रोल में है, और पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो चुनाव खत्म हो गए हैं और पार्लियामेंट सेशन अभी आने में दूर है, तो बाजार में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स नहीं बचे हैं, तो इसलिए बाजार एक डायरेक्शनलेस वे में रह सकता है और रह भी रहा है। अगर हम देखें तो बाजार ऑलरेडी एक, उसको या तो हम रेंज बाउंड मूवमेंट बोलें या डायरेक्शनलेस बोलें, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ का बायस ज्यादा दिख रहा है। तो मुझे लगता है इंडेक्स टर्म्स में अभी बाजार में इमीडिएट फ्यूचर में अगर हम आकलन करना चाहें या अनुमान लगाना चाहें तो रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा, और अगर थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा रहती है डोमेस्टिक या ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तो वीकनेस आ सकती है। तो जो आपने पूछा कि पहले ऊपर की तरफ जाएगा या पहले नीचे की तरफ, तो वैसे बहुत मुश्किल है कहना, पर फिर भी अगर आप मेरी गर्दन पे बंदूक रख के पूछेंगे तो मैं कहूंगा शायद नीचे की तरफ का थोड़ा सा ज्यादा। मैं तो एकदम प्यार से ही पूछूंगा आपसे ताकि आपकी राय सही निकले, दबाव में आप पूछूंगा तो आप शायद सही राय नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयरों में हो रहा है, आज फिर से देखिए 6% की गिरावट हो गई है। लोग डरे हुए हैं एक्चुअली कि अगर ये बड़े बड़े दिग्गज शेयर किसी भी दिन 5-5, 7-7%, 10-10% गिर जाए तो फिर, और जिन्हें हम डिफेंसिव मानते हैं, सेफ मानते हैं, ब्लू चिप शेयर मानते हैं, ऐसे शेयर मानते हैं कि जिन्हें सालों साल आप पोर्टफोलियो में रखें भूल जाए, अब ये गिरते तो क्या करें। अच्छा दूसरी बात, फिर जिस दिन इतना तेजी से गिर जाए वो मौका है खरीदारी का, क्या करना चाहिए? जी देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि सेबी गाइडलाइंस के तहत मैं राइट नाउ डॉक्टर रेड्डीज पे कोई व्यू देने की पोजीशन में नहीं हूं, बट हैविंग सेड दैट मैं इसको 2-3 पुराने एग्जाम्पल्स के साथ में रिलेट करना चाहूंगा। तो हालांकि ये बात सही है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है तो डिफेंसिव शेयर है, तो डिफेंसिव वो फंडामेंटल बिजनेस नेचर की वजह से है, और ये जो कारण पिछले हफ्ते भी हुआ था या आज हुआ है, अगर सच है तो ये फंडामेंटल बिजनेस नहीं है, इसलिए ऐसे में डिफेंसिव नेचर काम नहीं करता है। और इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन को एक्सटेंड करें तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा हम पिछले कुछ देखें, करीब 1.5-2 साल पहले इफ्का के साथ में एग्जैक्टली ऐसा इंसिडेंस नहीं, बट एक US FDA का अलर्ट आ गया था, और वो दिन है और आज का दिन है, स्टॉक उस टाइम में नीचे आया और उसके बाद अभी तक तो बहुत अच्छा कोई ग्रेट पॉजिटिव रिटर्न उस स्टॉक ने दे दिया, और ऐसा देखने में नहीं आया है। हालांकि उसी पीरियड में फार्मा सेक्टर ने और फार्मा के बहुत सारे शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। अभी रिसेंटली एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, इन सब पे मैं व्यू देने की पोजीशन में नहीं हूं, बट हम एक दूसरी घटनाओं को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने शायद ऐसा कुछ अनाउंसमेंट एक्सचेंज में दिया है कि वो उनको डेटा नहीं मिल रहा है, इस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट दे पाने की पोजीशन में नहीं है। 3-4 साल पहले हम जाएं तो वोखार्ड के साथ ऐसा ही कुछ और नॉन फंडामेंटल घटनाएं हुई थी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ हुई थी। तो ये घटनाएं जब भी आती हैं तो उसके बाद में ये क्लियरली देखा गया है कि स्टॉक परफॉर्मेंस तो कुछ समय के लिए नहीं आती है, वो कुछ समय कितना एक्सटेंड होता है वो एक अलग बात है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक परफॉर्मेंस तो अभी नहीं आएगी।
कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर की अप्रोच भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे में राइट नाउ एक सजेशन है कि हिम्मत करें और खरीद लें शेयर को। मुझे नहीं लगता वो भी करना चाहिए। मुझे लगता है पहले तो एक घटना की पूरी क्लैरिटी आ जाए कि क्या सच है क्या झूठ है, कितना शेयर में मोमेंटम प्रेशर डाउनवर्ड की तरफ रहता है वो देख लिया जाए, और उसके बाद सेटल होने के बाद अगर 10% ऊपर भी खरीदना पड़े तो वो एक ज्यादा लेवल रहेगा खरीदने का। और बल्कि भी अगर आप मुझे और एक्सटेंड करके पूछें कि ऐसी घटनाओं के तहत कोई इन्वेस्टर को क्या व्यू लेना चाहिए, तो मुझे तो लगता है एक बार प्रॉफिट है तो सर्टेनली बुक कर लेना चाहिए, और लॉस है तो लॉस कट करके भी एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, ठीक बात है। अब ये बताइए, शुगर शेयरों में ये छोटे छोटे शेयर जो इतनी तेजी से भाग रहे हैं, सेक्टरों में जो उछाल आया है, शुगर शेयरों में क्या जो खबरें आनी थी पॉजिटिव ये सब आ गई, और अब क्या एक बार मुनाफा वसूली करके बैठ जाएं? क्योंकि आप देखिए आज भी बड़ी तेजी से ऊपर खुले, और जितना ऊपर खुले उतना ही सब नीचे जा रहे हैं वापस। शिम्बावली 10% का ऊपर का सर्किट था, अब आप देखिए अच्छी खासी कमजोरी हो गई। रेणुका वगैरह, बजाज, बलरामपुर सब गिर रहे हैं सारे के सारे, और 4-5 दिनों में इतने तेज रनअप हुए। एक बार शुगर के 2-4 स्टॉक के मैं चार्ट बता दूं आपको, महीने 2-3 महीने के, उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की तेजी शुगर शेयरों ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में दिखाई है। श्री रेणुका से लेकर सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कई गुना बढ़े हैं। एक महीने में 55% ऊपर अब भी है श्री रेणुका। बजाज हिंदुस्तान 20% ऊपर है। ये बताएं कि क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, या फिर इस गिरावट में आप कहीं खरीदारी का मौका देख रहे हैं? जी, तो मैं ये कहूंगा कि मुनाफा वसूली तो वो करेगा जिसने ये शेयर खरीदे हैं ना। खरीदे तो है, मतलब ये है कि मुझे इस बार रिटेल वालों ने खरीदे हैं, इस बार ये वो सही पड़े हैं। हर बार शुगर शेयरों में मार पड़ती, लेकिन इस बार ये शेयर लगातार ऊपर आए। पहली बार थोड़ा ठीक ठाक सा करेक्शन दिख रहा है इस पूंजी में। तो चलिए, अच्छा है अगर खरीदे हैं, तो मुझे लगता है कि करीब 25-30% ऑफ एक्सपोजर में तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर पूरा मूवमेंट जो हम हिस्टोरिकली देखें पिछले कई सालों में जाके, तो प्योरली ट्रेडिंग रहती है। इनफैक्ट आज जो शक्कर का भाव रिटेल बाजार में है, वो ही आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले था। तो ये एक क्लियरली, मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि जो इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर नहीं है, जिस प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर नहीं है, वो कंपनी आपको कभी भी लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं दे पाएगी। इनफैक्ट उसके अगेंस्ट हम सीधा कंपेयर करें 1 मिनट के लिए, मान लीजिए 2 व्हीलर प्रोडक्ट्स को, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल को, तो उनके जो आज प्राइसेस हैं वो आज से 5 साल या 7-8 साल पहले के कम से कम डबल ट्रिपल प्राइसेस हैं, और वही उन कंपनीज की लॉन्ग टर्म शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट भी होता है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में 2 व्हीलर कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया है, पर वापस आते हुए ट्रेडिंग कॉल इनमें है, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसीज, अनाउंसमेंट्स, रूमर्स पे आती रहती है। तो मुझे लगता है 25-30% प्रॉफिट तो जरूर बुक करना चाहिए। मोमेंटम अभी सेक्टर के साथ में लग रहा है, हो सकता है और अनाउंसमेंट आए, इसलिए पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। अच्छा कुंज, ये 7वें वेतन आयोग जिसे हम 7th पे कमीशन कहते हैं, उसकी सिफारिशें आज शाम को आने की तैयारी है। कई सारी एफएमसीजी कंपनियां और जो कंज्यूमर लोग जो खर्चा करते हैं, अपने पास हाथ में पैसे होते हैं, जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, पैसा ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करेंगे या खरीदारी करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बगैर भी काम चल सकता है। जैसे ऑटो कंपनियां हो गई, कुछ एफएमसीजी कंपनियां हो गई। ये बताएं कि इन सिफारिशों का क्या कुछ असर पड़ेगा बाजार पर, इन सेक्टर पर, इन कंपनियों पर, और उस लिहाज से कोई निवेश के मौके दिखते हैं क्या आपको? तो मैं इसको ऐसा कहूंगा कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट पड़ेगा, पर उसका मीडियम टर्म में जरूर पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा कि अगर डिस्पोजेबल इनकम या सरप्लस पैसा किसी के भी हाथ में आता है, तो ये मानना कि वो पूरा का पूरा 100% सेविंग में चला जाएगा या इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आदमी के पास एक बार पैसा आता है तो जो उसकी लेटेंट रिक्वायरमेंट जो उसने कुछ टाइम से पोस्टपोन की हुई है, या लेटेंट नहीं भी है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को खुश फील करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करने के लिए खर्च करता है, तो वो आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑल्सो जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि इस बार सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें कि दिवाली की सेल्स इस बार दिसंबर क्वार्टर में आएंगी, जो सितंबर क्वार्टर में नहीं आई थी। पिछले साल दिवाली जल्दी थी, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। तो उस हिसाब से दिसंबर क्वार्टर के नतीजे में जरूर कुछ पॉजिटिविटी दिख सकती है। पर इसमें एक चीज और हम ध्यान में रख लें कि अब तक हमको कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज से, कंज्यूमर गुड्स से भी और ड्यूरेबल से भी एक डबल डिजिट में ग्रोथ देखने की आदत पड़ी हुई है हिंदुस्तान में, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और वो बहुत अच्छी चीज है। पर अब 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते गए हैं, तो उस हिसाब से कुछ तो कंपनीज ने पास ऑन किया है, या प्राइस रिडक्शन, और या नहीं बढ़ाया है, पहली बात। दूसरी बात,
इन्फ्लेशन भी नीचे रहा है, तो वो जो इन्फ्लेशन की वजह से जो टॉप लाइन में ग्रोथ दिख जाती थी वो भी नहीं दिखेगी। और तीसरी बात, ओवर द ईयर्स पेनिट्रेशन जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का इंडिया में बढ़ता गया है। तो एक ये सोचने की बात है कि जो न्यू नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, एफएमसीजी कंपनीज के लिए और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए, क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ से सिंगल डिजिट ग्रोथ में मूव कर जाएगा? और अगर वो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा, जो मुझे लगता है हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रहनी चाहिए। और अगर उस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन अभी भी करीब करीब 30 टाइम FY17 का एफएमसीजी कंपनीज का है। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन हुआ है तो वो 30 टाइम शायद 28 टाइम पे आ गया हो, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट जरूर रह सकता है। हो सकता है जो करेक्शन हो गया है उससे यहां से और नीचे नहीं जाए एफएमसीजी शेयर्स, बट अगर कोई इन्वेस्टर पॉजिटिव रिटर्न के हिसाब से खरीदना चाहे तो मुझे लगता है अभी और रुकना चाहिए, नीचे और प्राइसेस मिल सकती है। चलिए कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज सारे सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा करेक्शन हुआ। मैं बता दूं आपको कि हमने निफ्टी पर क्या लो बनाया है दिन में, 7,765, 10-12 पॉइंट वहां से ऊपर आया, 125 अंक ऊपर, सेंसेक्स अब 165 अंक ऊपर है। तो थोड़ी रिकवरी फिर से निचले स्तरों से आई है, अच्छी बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट संदीप सब्बरवाल साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे भी राय लेंगे बाजार पर, ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर, इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर रेड्डी की खराब खबर के झटके से उबरकर बाजार फिर से दिन के हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी खबर है। 7,785 का लेवल आ गया है निफ्टी पे, और आज का हाई है 7,792 का, तो लगभग हाई के लेवल पर आ गया है। तो खराब खबरों का ज्यादा असर नहीं, इसका मतलब साफ है कि खरीदारी हो रही है बाजार में। 185 अंकों की तेजी सेंसेक्स में, निफ्टी फिर से देखिए मजबूत हो गया, और बैंक निफ्टी 150 अंक ऊपर है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट संदीप सब्बरवाल साहब, asksandeepsabbarwal.com के। संदीप जी, पहले शुरुआत इसी स्टॉक से की जाए, डॉक्टर रेड्डीज, चूंकि अभी एक्शन में ताजा इस वक्त दिख रहा है, यहाँ पर अच्छी मार पड़ी है। क्या मामला वाकई में इतना बड़ा है, डरना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग शॉर्ट पे शॉर्ट बनाए जा रहे हैं। 16-17% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, 5% स्टॉक अभी भी नीचे है। वाकई में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है या फिर लोग जरूरत से ज्यादा डर रहे हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंपनी जिसने जो भी लॉ सूट फाइल किया है, मुझे लगता है यूएस में कोई भी नहीं जानता होगा ऐसी कंपनी को। तो ये ऐसी कंपनीज बहुत फ्लोट होती हैं यूएस में, जिनका इंटेंशन एक तरह से एक्सटॉर्शन होता है कंपनीज का। तो मुझे लगता है उस तरह से ये लॉ सूट होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जो कंपनी के 3 प्लांट्स में प्रॉब्लम आई है वो इतनी जल्दी रिजॉल्व होने नहीं वाली, वो ज्यादा मुश्किल वाली बात है। और उसमें जो मैनेजमेंट ने बाद में कॉन्फ्रेंस कॉल या क्लैरिफिकेशंस दी, सब चैनल्स पे आए, उससे भी कुछ क्लैरिटी ज्यादा आई नहीं। तो मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली किसी स्टेज पे ये वैल्यू बाय बनता जा रहा है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में अगर फार्मा स्टोरीज हम देखें तो ये काफी क्रेडिबल स्टोरी है लॉन्गर टर्म। लेकिन ये प्लांट रेजोल्यूशन हमने देखा है रैनबैक्सी के केस में, कई बार सालों लग जाते हैं। तो अब इसमें भी दिक्कत है कि ये मामला कब सुलझेगा, कैसे होगा, ये पता नहीं। जी हाँ, क्योंकि रैनबैक्सी का जब वो पोंटा साहब का इशू हुआ था तो उसमें सालों लग गए थे। इनफैक्ट रैनबैक्सी बाद में जब उनको प्रोमोटर ने बेचा और नए प्रोमोटर आए, उसके बाद जाके कहीं उसमें रेजोल्यूशन आया था। ठीक बात है, तो खरीदने का मौका होगा, लेकिन बहुत लंबा सोचे तो ही। जी हाँ, बिल्कुल। शुगर क्या हो रहा है? अब आज पहली बार ढंग की पिटाई हो रही है इन शेयरों की अच्छी तेजी के बाद। बलरामपुर 7% नीचे, आउध शुगर 8%, धरनी शुगर 8%, और बड़े दिग्गजों में रेणुका 6 नीचे है, धामपुर 5% नीचे, बजाज हिंदुस्तान 3% नीचे। एक बार प्रॉफिट बुक कर लें या फिर ये मौका बन रहा है अच्छा खरीदारी करने का? मैं कहूंगा कि शुगर साइकिल में टर्न अराउंड शुरू हो गया, ये बहुत क्लियर है। तो 50 से अगर हम जो सबसे अच्छी कंपनी अगर हम देखें शुगर इंडस्ट्री में, बलरामपुर चीनी है, वो 50 से कल 82-83 के भाव तक चले गया। तो 60-65% की रैली आ गई उसमें। तो उसके बाद एक करेक्शन होना मेरे ख्याल से नेचुरल है। तो लॉन्गर टर्म इसमें स्टोरी काफी स्ट्रांग बनती जा रही है 2 चीजों के कारण। एक तो शुगर साइकिल ओवरऑल टर्न अराउंड हो रहा है, दूसरा जो गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो बहुत रैपिडली इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में हमारी बात हुई थी तो कंपनीज ने हमें बताया कि 1.5% की ब्लेंडिंग से 3.5% की ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और 10% की तरफ गवर्नमेंट का जाने का इंटेंशन है।
और जिस तरह के प्राइसिंग की है इथेनॉल की और जिस तरह सैनवेट बेनिफिट वगैरह दिया गया है, तो पूरा इथेनॉल जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो गया है। जैसे कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, जो इन कंपनीज के लिए ये सब डिहाइड्रेशन और इथेनॉल प्लांट लगाते हैं, उनको काफ़ी रैपिडली अब ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उनके ऑर्डर बुकिंग काफ़ी पिछले क्वार्टर में इंक्रीज हुई, इस क्वार्टर में भी लग रहा है कि उनको काफ़ी ऑर्डर मिलेंगे इस स्कीम से। तो मुझे लगता है वो एक स्टोरी बनती जा रही है शुगर में लॉन्गर टर्म। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बाय ऑन करेक्शन है, लेकिन इतने बड़े रन के बाद करेक्शन जरूर आएगा। हो सकता है बड़ा चाहिए, मतलब ये 5-7% नहीं, 15-20% का करेक्शन आ जाए तो फिर लेना। हाँ, फिर लेना बनता है, क्योंकि 2-3 साल में इस सेक्टर में पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो चलो, तब हम आपके लिए तकनीकी राय भी लेकर आएंगे कि किन लेवल्स पर आपको वापस से यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए खरीदारी के लिहाज से, बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करें। अच्छा, एक आज की बड़ी खबर जो बनेगी शाम को, 7वें वेतन आयोग जो 7th पे कमीशन है उसकी सिफारिशें आ जाएगी। पैसा मिलेगा, लोगों को हाथ में आएगा, खर्चा भी करेंगे और उस पर काफी कंपनियों की नजर है कि हमारा कारोबार बढ़ेगा। आपको क्या लगता है किस तरह की कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा और उस लिहाज से कोई मौके निवेश के हैं क्या? अभी कोई शेयर खरीदे जा सकते हैं उनके दम पर? देखिए, अगर हम डायरेक्टली देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डिमांड सबसे पहले बढ़नी चाहिए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक ऑटो नाम आता है, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज जो और भी हैं, जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल हो गई, हेवेल्स हो गई, इन सब के मतलब दूसरे बिजनेस भी हैं, लेकिन उनके कंज्यूमर सेगमेंट में डिमांड बढ़ेगी। वर्लपूल जैसी कंपनी हो गई। दूसरा मुझे लगता है इसका फायदा ये होगा, एक हाउसिंग सेक्टर में लो कॉस्ट हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो कम से कम, और वो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उस सेगमेंट में होते हैं जहाँ पे थोड़ा लोअर कॉस्ट हाउसिंग में डिमांड बढ़ेगी, स्मॉलर सिटीज में डिमांड बढ़ेगी। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और जो कंपनीज रियल एस्टेट में ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करती हैं, उनको फायदा होगा। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। अच्छा, और आजकल ये जो सब लोग बोल रहे हैं इंफ्रा खरीदिए, पावर खरीदिए, पावर इक्विपमेंट वाली कंपनियां खरीदिए, इकोनॉमी से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उन पर नजर रखिए, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा मौका दे रहे हैं खरीदारी करने का? इन सेक्टर्स में अभी मौका, टाइम आ गया है लेने का? बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा है तो लोग डरे हुए हैं, लेकिन रोड सेक्टर में बहुत मोमेंटम है। तो बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी है जैसे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर करके, या छोटी कंपनी है एक ITNL टाइप, ITNL है, या उनके थोड़ा बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। लेकिन एक कंपनी अभी हमने हाल ही में खरीदी है MBL इंफ्रास्ट्रक्चर करके, तो वो बहुत ऊपर गया था, फिर उसमें काफी करेक्शन भी आया। तो इन लेवल्स पे मुझे वो स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो 200 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगले 2017 अर्निंग्स पे 6-7 टाइम पे ट्रेड हो रहा है, एक टाइम पे 15 टाइम तक गया था, वहाँ मोमेंटम है। रेलवे कंपनी से अगर हम अभी बात करें, टैक्स में तो इंफ्रा में IRB इंफ्रा, MBL इंफ्रा, रेलवे, हाँ मुझे लग रहा है ये, मेरे को भी जो सेंस मिल रहा है, ये अब से लेकर रेल बजट तक क्या 30-40% की तेजी बन सकती है? बन सकती है। हर बार बिना कारण से आती है, इस बार कारण से आएगी। तो टैक्स मैको रेल हो गया, या फिर और 1-2 कंपनीज जो हैं उनको फायदा रहेगा इसमें। पेनार, कालिंदी रेल टाइप वो काफी छोटी हो जाती हैं, लेकिन टीटागढ़ वैगन से तो इन कंपनीज को फायदा हो सकता है। तीसरा, हम अगर जाए पावर सेक्टर में, तो पावर सेक्टर रिफॉर्म प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन वो भी डिमांड क्रिएट करेगा। जैसे मीटर्स की कंपनीज हैं, तो एक स्मार्ट मीटर्स की कंपनी है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर करके, वो भी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। हमने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब 25-27 रुपए के लेवल पे, अभी भी 34-35 के लेवल पे है, लेकिन वो मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा करेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, तो यानी कि पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पावर जनरेशन में पैसा बनना इंडिया में बहुत मुश्किल है। तो पावर इक्विपमेंट वाली का, और MBL नहीं, MBL इंफ्रा, ये कंपनी ध्यान में रखें। MBL इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, वो संदीप को पसंद है। संदीप, वक्त थोड़ा सा कम है, आपसे इजाजत लूंगा। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और कमोडिटी बाजार की शुरुआत होने वाली है, एक्शन कहाँ होगा बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार है। सर आशीष, और टू यू। धन्यवाद अनिल जी। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और सबसे पहले सौदा आपका मैं शुरुआत करेंगे कमोडिटी मार्केट्स के साथ। सोने में पिछले दिनों की गिरावट खत्म हो गई है। डॉलर में गिरावट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चमक गया है। कॉमेक्स पर इसमें $1075 के ऊपर कारोबार हो रहा है। कल इसमें $1065 तक की गिरावट आई थी। अमेरिका में कमजोर हाउसिंग डेटा से सोने को सपोर्ट मिला है। हालांकि फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के ब्यौरे में यह साफ हो गया है कि अमेरिका में जल्द ही अब ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे सोने पर ऊपरी स्तर से दबाव भी बन रहा है।
और फिलहाल एक बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। कमजोर डॉलर से कॉमेक्स पर चांदी में भी मजबूती लौटी है। वहीं कच्चे तेल में कल की भारी गिरावट के बाद आज करीब 0.5% की हल्की बढ़त है, लेकिन एलएमई पर कॉपर का दाम पिछले 6 साल के निचले स्तर पर बना हुआ है। दूसरे मेटल्स भी कमजोर हैं। घरेलू बाजार में कल जिंक 100 रुपए के नीचे बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज मजबूती आई है। इस बीच भारतीय चीनी मिल संघ ने कहा है कि एशिया में चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया में एक्सपोर्ट की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में देखते हैं किस तरह की ओपनिंग इंडियन कमोडिटी मार्केट्स की होती है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कच्चा तेल आएगा जैसी बाजार की शुरुआत होगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में आज एशिया में शुरुआती कामकाज में कच्चा तेल 328% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, तो 327 से 1% की बढ़त है। इंडियन मार्केट से देखना होगा किस तरह की ओपनिंग होती है। पर ध्यान रखें, कल हमने इंट्राडे में कच्चे तेल को, यूएस क्रूड को, जिसे हम नाइमेक्स कहते हैं, $40 के नीचे स्लिप होता हुआ देखा था। हालांकि उसके बाद वापस रिबाउंड आया था। भारतीय बाजारों में 1.25% से ज्यादा की बढ़त, 36 रुपए ऊपर 2709 के लेवल्स के आसपास यहां पर शुरुआत हो रही है। कल जो इन्वेंट्री डेटा आया था, ध्यान रखिए, यूएस में फिर से 2.5 लाख बैरल्स इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई और उसके बाद हमने देखा था कच्चा तेल स्लिप हुआ था। आज कल का मोमेंटम इंट्राडे और आज जो तेजी आ रही है, ज्यादातर लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में मान रहे हैं कि शायद वो फ्रेश बाइंग नहीं, जो शॉर्ट्स बने थे वो कवर हो रहे हैं। तो देखता हूं कि शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम कहां तक ले जाता है कच्चे तेल को। एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 0.5% कमजोरी के साथ एशियाई बाजार में कामकाज, 3-4% के आसपास का दबाव। भारतीय बाजारों में ₹1.20 नीचे 155 के लेवल्स के नीचे इस समय शुरुआत होती हुई। बुलियन मार्केट आपकी स्क्रीन पर आए थे, एक बार वापस लाना चाहूंगा। सोने में 1/3% की बढ़त है, ऑलमोस्ट 80 रुपए ऊपर कामकाज करता हुआ 25,175 के लेवल्स के आसपास कामकाज हो रहा है। सोने में क्या हो रहा है, आपको याद होगा 5 साल का लोज कल इंट्राडे में सोने ने छुआ था, प्रीवियस सेशन यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में। उन लोज को छूने के बाद हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। क्यों खरीदारी आ रही है? सबसे इंकरेजिंग फैक्टर किसी भी कमोडिटी के लिए है जो डॉलर कल कमजोर हुआ। डॉलर इंट्राडे में प्रेशर दिखा रहा था, उसके बाद हमने देखा कमोडिटीज को एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। डॉलर में क्यों कमजोरी आई थी अचानक? वो हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा आया था। हाउसिंग स्टार्ट्स आपको याद होगा, यानी कि जो नए घर बनते हैं अमेरिका में, पिछली बार जो आंकड़े आ रहे थे बड़ा मल्टी मंथ हाइस पे पहुंचे थे, लेकिन अचानक जो कल डेटा आया है, अक्टूबर का वो डेटा है, 7 महीने के लोस पे हाउसिंग स्टार्ट्स पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से हाउसिंग मार्केट को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई कि जो पिछला डेटा था वाकई सही था या इस नए डेटा पे ज्यादा बिलीव करा जाए जो दबाव दिखा रहा है। इसीलिए हमने देखा डॉलर में कमजोरी आई थी और इसीलिए सोने में उछाल देखने को मिला है। लेकिन सोने के लिए दिक्कत की बात है, कल देर रात जो FOMC यानी कि अमेरिका के जो फेडरल बैंक है, उसके जो मिनट्स रिलीज हुए, यानी कि बीती बैठक के जो डिटेल्स हैं वो जो रिलीज हुए, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ज्यादातर लोग उस मिनट्स को पढ़ के यही आकलन कर रहे हैं कि फेड शायद क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है कि दिसंबर की बैठक में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। यानी कि पिछले 7 सालों से जो ऑलमोस्ट 0 लेवल्स पर यूएस में ब्याज दरें थी, वो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है FOMC का मिनट। प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ रही थी ज्यादातर लोग मानने की, वो प्रोबेबिलिटी जो थी कल के मिनट्स के बाद और बढ़ती हुई। वो सोने की दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़नी है तो नॉन यील्डिंग एसेट जो सोना है वो दबाव झेलेगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि डॉलर इंडेक्स वापस आपको इंचअप करता हुआ नजर आएगा। हालांकि कल डॉलर इंडेक्स 7 महीने की पीक पे पहुंचा था और उसके बाद कुछ ठंडा हुआ। आपकी स्क्रीन पर इस समय भी 1/3% का दबाव है, 99.18 के लेवल्स हैं, लेकिन ध्यान है कि ईयर हाइज ही 100.3, 100.4 के आसपास के, तो ऑलमोस्ट अपने ईयर हाइज के आसपास तो चल रहा है। बहुत कुछ प्राइस इन हो रहा है। सिल्वर आपकी स्क्रीन पर आएगा, हल्की मजबूती के साथ वहां पर कामकाज है। इंटरनेशनल मार्केट में इनफैक्ट सिल्वर 1% की मजबूती दिखा रहा है, 0.5% के आसपास। तो गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तमाम बेस मेटल्स ठंडा ही कामकाज कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। कॉपर ऑलमोस्ट 1% का दबाव, ₹2.70 नीचे खुलता हुआ। निकल में 1/3% के आसपास की कमजोरी है, ₹2 नीचे ये कमोडिटी खुल रही है, 595 के लेवल्स। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास का दबाव है। लेड में 1% के आसपास की कमजोरी, ₹1.05 नीचे एक कमोडिटी खुलती हुई। जिंक में ₹1.30 का दबाव है, तो ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की कमजोरी है। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। सोया ऑयल एकदम सपाट, 30 पैसे के आसपास की कमजोरी। क्रूड पाम ऑयल ऑलमोस्ट 1/3% का दबाव। सोयाबीन में हम देख रहे हैं ₹12 के आसपास की मजबूती है। मस्टर्ड सीड ₹18 नीचे 1/3% कमजोरी के साथ 4730 के लेवल्स। चने में 3/4% की बढ़त है, ₹40 ऊपर एक कमोडिटी खुल रही है, 5420 के लेवल्स हैं। व्हीट 0.5% का उछाल, ₹9 ऊपर एक कमोडिटी में शुरुआती कामकाज।
चीनी जो हम हाईलाइट भी कर रहे थे, अच्छी खबरें, 7 रुपए के आसपास की मजबूती है, उस खबर पर मैं आगे फोकस भी करूंगा। कोरिएंडर लेकिन प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, ये कल के क्लोजिंग लेवल्स हैं। जीरा 5 रुपए के आसपास की मामूली लेकिन हरे निशान के साथ कामकाज की शुरुआत। कैस्टर सीड में 4 रुपए की कमजोरी, 41.54 के लेवल्स के आसपास यहां पे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। कॉटन एकदम सपाट 10 रुपए के आसपास की कमजोरी के साथ 15,820 के लेवल्स है। रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा 66.29 कल का क्लोजिंग था और वहां से मजबूती के साथ रुपया कामकाज कर रहा है। जी आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 1/3% के आसपास की मजबूती, 23 पैसे मजबूती के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले आज कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग समझने और आज का ट्रेड या कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक नए गेस्ट कॉर्बेट कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग सर और स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सबसे पहले ये जो सोने में मोमेंटम आ रहा है, ये जो डॉलर में शायद कमजोरी आई उसका फायदा है, लेकिन क्या फेड मिनट्स के बाद वाकई लगता है कि ये सोने में अपसाइड कंटिन्यू हो पाएंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि ये जो सोने में रिकवरी है ये टेम्परेरी है और मोमेंट्री है सिर्फ। जैसा कि आपने अभी बताया कि रात को कल जो देर रात फेड के मिनट्स रिलीज हुए हैं उसमें मोर और लेस ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि अब दिसंबर में रेट हाइक हो सकता है और उसके चलते डॉलर में तेजी बनी रहेगी, जिसका दबाव सीधा सीधा गोल्ड पर दिखने को मिल सकता है। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज शाम को ईसीबी के भी पॉलिसी मिनट्स हैं जो लास्ट उनकी मीटिंग थी और वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो अपने जो वहां पर स्टिमुलस प्रोग्राम है उसको या तो बढ़ा सकते हैं या उसके समय सीमा और बढ़ा सकते हैं, तो उसके चलते भी डॉलर इंडेक्स में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो मजबूती आज गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिली है इस पर शॉर्ट बनाना ही अभी सही रहेगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि 280, 25,000, 280, 300 की रेंज में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है 25,100 के टारगेट के लिए और 25,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखकर। ओके, तो 25,300 के आसपास के लेवल्स अगर सोना दिखाता है तो उन लेवल्स पे बिकवाली करने के मौके ढूंढें। डॉलर में वापस मजबूती के संकेत है, उसका मतलब होगा सोने में वापस आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। चांदी सर इधर भी क्या सिमिलर कॉल लेके चलूं, क्योंकि चांदी में तो आज आउट परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है सोने के मुकाबले? देखिए चांदी में थोड़ी रिकवरी ज्यादा रहेगी क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है सिल्वर, लेकिन यहाँ पर एक डबल प्रेशर है सिल्वर में क्योंकि बेस मेटल्स में भी एक तरफ से थोड़ा सा जो प्रेशर है वो भी चांदी पर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो गोल्ड की गिरावट है, जो गोल्ड में दबाव है वो भी सिल्वर पर देखने को मिलता है। तो हो सकता है थोड़ा सा ओपनिंग आवर्स में, ओपनिंग सेशन में थोड़ी सी ये तेजी बरकरार रहे, लेकिन धीरे धीरे ये यूरोपियन मार्केट तक ये शायद तेजी वापस से हटती हुई दिख सकती है। अच्छा, कच्चे तेल में जो बाउंस आ रहा है सर, इसे क्या मानूं, कुछ फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं या फिर सिर्फ वो शॉर्ट कवरिंग का या फिर मंदी के सौदे कटने का सहारा था? अगर हाँ तो क्या ये और सस्टेन हो पाएगा? कच्चा तेल और अप मूव्स दिखाने का दमकम रखता है, क्या रणनीति बनाऊं मैं? हाँ देखिए कच्चे तेल में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है। टेक्निकली भी प्राइसेस $40, $39 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे यहाँ पर अगर एमसीएक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी प्राइसेस एक अच्छे लेवल से सपोर्ट ले रहे हैं और कल हमने जैसे देखा कि जो वीकली इन्वेंट्रीज यूएस से रिलीज हुई वहां पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम स्टॉक पाइल्स हुए और एक 7 हफ्ते की प्रोडक्शन में तेजी देखने के बाद कल पहली बार यूएस में प्रोडक्शन भी घटी है। तो फंडामेंटल्स भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो सीरिया में चल रहा है इसका भी कहीं ना कहीं अगर ये कुछ टाइम और सस्टेन होता है तो इसका फायदा सीधा सीधा क्रूड ऑयल में प्राइसेस को देखने को मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि क्रूड ऑयल हालांकि थोड़ा सा अभी गैप अप खुला है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद 2750 के लेवल के आसपास मिलता है, 2750-60 की रेंज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं 2830-2850 तक के टारगेट के लिए। अच्छा हिमांशु जी, बेस मेटल्स लगातार कमजोरी, जिंक तो 100 रुपए के नीचे के स्तर छू चुका है, कॉपर और जिंक में क्या करना चाहिए? इन दो स्पेसिफिक कमोडिटीज पे अगर राय लेना चाहूं तो देखिए जो सेटअप है बेस मेटल्स का वो अभी काफी खराब लग रहा है और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल के लिए भी कोई भी अगर कोई रिकवरी या पुल बैक मिलता है बेस मेटल्स में तो वो फ्रेश शॉट बनाने की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी बॉटम फिशिंग करना काफी रिस्की रह सकता है। एक तरफ से डॉलर का दबाव है बेस मेटल्स पे और दूसरी तरफ से चाइना की जो मोमेंटम जो चाइना की इकोनॉमी में लगातार हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो एक तरफ से बेस मेटल्स पर लगातार दबाव बनाए हुए। तो उछाल पे बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए मुझे। बिल्कुल। अच्छा मुझे पता नहीं आप एग्री कितना फॉलो करते हैं सर, लेकिन एग्री साइड में वो चीनी को लेकर जो इस्मा के
अविनाश वर्मा के स्टेटमेंट्स देख रहा था मैं, एक्सपोर्ट्स को लेकर कंसर्न था कि उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि भारत के आसपास की, इनफैक्ट एशिया में ही 80% के आसपास से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उतनी स्ट्रांग डिमांड है चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश में। कैसे रीड करूं इन स्टेटमेंट्स को? चीनी पे कोई कॉल है आपका स्पेसिफिकली सर, या कार्वी कॉर्पोरेट का? हाँ, चीनी पर हमारा टेक्निकल ग्राउंड्स पर कॉल है। जो हमारा मानना यह है कि क्रशिंग एक्टिविटीज के चलते और जो सब्सिडी वाली न्यूज जो कल मार्केट में रिलीज हुई थी वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है और टेक्निकली प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी फॉर द शॉर्ट टर्म डाउन साइड के लिए ही इशारा कर रहे हैं। तो 2675 2680 का एक लेवल रहेगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 2630 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 2710 2715 के ऊपर का मेंटेन रख सकते हैं। खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? बिकवाली करने मुझे बिकवाली करने वही, क्योंकि मेरी कंफ्यूजिंग थी सर। चीनी में बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। लक्ष्य होगा 2630 का, है ना हिमांशु जी? जी सर। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सिवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। क्लियर कट राय आती हुई, चीनी में बिकवाली करने के मौके ढूंढने आप। काफी हद तक सब कुछ प्राइस इन नजर आता है इस समय, हालांकि इस समय आधे % का उछाल है, लेकिन शायद अच्छे मौके होंगे बिकवाली करने के। सोने में बिकवाली करने की रणनीति बनाए, डॉलर में मजबूती के इंडिकेशंस हैं, इसका मतलब होगा किसी भी उछाल में बिकवाली करें, 25-300 के आसपास के लेवल्स पे मिले। कच्चे तेल में लेकिन कुछ संकेत आ रहे हैं कि जो मोमेंटम आ रहा है, ये रैली आ रही है, जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, शायद कंटिन्यू हो। आज तो कैप अप के साथ खुला है। कच्चे तेल में उनका मानना है थोड़ा सा प्रेशर आया, 2740 के आसपास के लेवल्स पे आया, तो यहां पे खरीदारी करें 2830 तक के लेवल्स के लिए, और बेस मेटल्स में किसी भी उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन चलिए, कमोडिटी मार्केट्स में की कवरेज में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे सौदा आपका। और क्विकली आपको बता दूं, सौदा आपका में आज कौन कौन सी कंपनीज हमारे रडार पर रहने वाली हैं। आपकी स्क्रीन पर तमाम स्टॉक्स आते हुए हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़ेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल साइड में, और ये जो तमाम कंपनीज हैं इन पे हम चेक लेंगे, खासतौर पर आईटी स्टॉक्स। जिस तरह से इन्फोसिस की तगड़ी पिटाई हो रही है, जिस तरह से तमाम आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, अब तो कंसर्न्स हैं कि शायद मांग भी कमजोर हो रही है। इस पे खास तौर पे चर्चा करेंगे सरबजीत कौर नागरा, एंजल ब्रोकिंग की जो आईटी एनालिस्ट है, साथ साथ हमारे साथ जेंसार टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन गणेश नटराजन जुड़ेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद उस पर हम आईटी पे खासतौर पे फोकस करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, बेहद तगड़ी पिटाई हो रही है। पहले यूएस एफडीए को लेकर कुछ कंसर्न्स थे, अब तो खबरें आ रही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर सवालिया निशान उठ गए यूएस में। स्टॉक 4% गिरा हुआ है। इसके अलावा वॉकहार्ड, मार्क्स एंड फार्मा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ऑयल इंडिया, जिंदाल स्टील, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद।